नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आपके 14 नवंबर से होने वाले हैं। और अब की बार जो है परीक्षा होगी उसमें कंप्यूटर भी शामिल है, तो कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी इसी के बारे में आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका नंबर 1। दिल्ली पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा आज। इसमें मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके, और पहले प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में, जो 14 नवंबर से इसके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो 14 नवंबर या उसके आसपास तक जो है 20 प्रैक्टिस सेट करने हैं। इसके अलावा 10 आपके जो 2017 से 2020 तक जो इसके सॉलिड पेपर थे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें हम, जीके और कंप्यूटर। जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चनों को करा जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे अधिक या सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय देवता थे आपके इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो हो गए थे वे थे आपके कौन? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे आपके कौन से? तो प्रजापति सबसे प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वेदिक काल में आपके कौन थे? इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो चावल के जो सबसे प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे आपके रंगपुर रंगपुर इसके अलावा लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल, दो स्थान से यहाँ पे जो है चावल के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो लोथल आपका जो है गुजरात में पड़ता है, तो लोथल आपका सही रहेगा। इसमें रंगपुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लोथल इसमें आपका सही रहेगा। सिंधु सभ्यता के चावल के जो सबसे पहले प्रमाण मिले हैं वे लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा जो पुस्तक लिखी गई थी ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखी गई थी। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे, जो अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। और अबुल फजल की हत्या जो है 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी जहांगीर के कहने पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? यानी कि भारत में कौन से स्थल नहीं है? तो भारत में आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है, जबकि लोथल, कालीबंगन ये भी आपका भारत में है। बनवाली, रोपड़, लोथल और रोपड़ ये सारे के सारे आपके भारत में हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो है आपका ये पाकिस्तान में है, और हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में, दोनों स्थल आपके पाकिस्तान में हैं। तो ये दोनों आपके जो है भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, नींबू में क्वेश्चन नंबर 45 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। इसके बाद वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, या कालीकट जो है कब पहुंचा था? कालीकट पड़ता है आपका केरल में, तो केरल के तट पर आया था आपका कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की भारत से खोज की थी इसने। समुद्री रास्ते यानी कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। और ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो 1526 ईस्वी में बाबर के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, इब्राहिम लोदी इसका सही होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जबकि लोदी वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो वे थे आपके बहलोल लोदी लोदी वंश के प्रथम शासक थे। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहां बनाया था? तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहां पर बनाया था ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मद्रास के क्षेत्र में पहली बार अंग्रेजों ने अपना पहला किला स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पहला जो किला स्थापित किया था, पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो मछलीपट्टनम में की थी, जो आपके वर्तमान जो है उस वक्त उसे मद्रास कहा जाता था। ठीक है, उस वक्त उस क्षेत्र को मद्रास कहा जाता था। मद्रास में तुम्हारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तुम्हारा तमिलनाडु, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आपका मद्रास में ही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब भारत को आजादी मिली तब इस देश की गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन आपके 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और यही भारत के अंतिम वायसराय भी थे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ या स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में।
1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। और पहले अधिवेशन में कांग्रेस के केवल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था, और जो मुंबई में आयोजित हुआ था यह अधिवेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब शुरू की थी, यानी कि कब मुस्लिम लीग के द्वारा अलग देश की मांग की गई, यानी पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई थी। तो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी अध्यक्षता की, और उसी में पहली बार को जो है पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी, पाकिस्तान देश की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया। तो पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया, ये आपको इसमें बताना है। तो पंचशील की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी, नेहरू के द्वारा 1954 ईस्वी में पंचशील की स्थापना की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1954 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो स्टंट क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? स्टंट क्वीन के नाम से जो जाना जाएगा, नादिरा को जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। नादिरा को स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है भारतीय फिल्म जगत में। अगला क्वेश्चन रहेगा उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो उस्ताद अली खां के द्वारा सरोद को बजाया जाता था। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सरोद, ठीक है। सरोद जो है उस्ताद अमजद अली खां के द्वारा बजाया जाता था। अगला क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो मृणालिनी बाई किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये है आपकी भरतनाट्यम या भारतनाट्यम से संबंधित है आपकी। कौन? जिनका नाम है मृणालिनी साराभाई। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे छोटा दिन। तो देखिए भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? भारत में सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को, ठीक है। और सबसे छोटा दिन की अगर बात करें तो वो जो ना कर्क रेखा की वो सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती है, तो अब जो है उसी समय भारत में सबसे छोटा दिन होगा, यानी कि 21 दिसंबर। इसमें 22 दिया नहीं है तो 21 दिसंबर होगा। 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है उसके बारे में देखना है आपको। नर्मदा आपकी जो खंबात की खाड़ी में जाती है, ताप्ती खंबात की खाड़ी में जाती है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। महानदी आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महानदी जो उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहती है महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध वो स्थित है, और यही आपकी बंगाल की खाड़ी में अपना जो है जल गिराती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। तो भारत में सबसे लंबा दिन होगा जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी 21 जून को। तो इसका सही आंसर होगा आपका 21 जून। इसके बाद संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भू क्षेत्र कितना है। तो भारत का भू क्षेत्र कितना है संपूर्ण विश्व की तुलना में? वो आएगा आपका 1/45वां भाग, ठीक है। 1/45वां भाग आएगा, यानी कि 2 पॉइंट कुछ जो है 2.54 के आसपास आता है, जो है कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का। कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपका जो है 7वां स्थान आता है वैसे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 2 दशमलव कुछ के आसपास बैठता है, 2.5 के आसपास बैठता है, तो 7वां नंबर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा 1/45वां भाग। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। रणथंभौर आपका राजस्थान में पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसका सही होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन छायापद क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो छायापद जो है सौर परिवार के ग्रहपुंज को छायापद के नाम से जाना जाता है। छायापद कहा जाता है सौर परिवार के ग्रहपुंज को। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे तपता हुआ ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये आपका इसमें जो है बताना है आपको। तो सबसे चमकीला ग्रह होता है आपका शुक्र, तो शुक्र जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, ये इसमें आपको बताना है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पाया जाता है ये आपका जर्मनी के क्षेत्र में ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा जर्मनी।
इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्यतः कितने दिन का समय लगता है? ठीक है, सामान्यतः कितने दिन का समय लगता है? तो जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है 24 घंटे में, और ये पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है ये लगा लेती है लगभग 365 सही 1/4 दिन में। तो इसका जो है डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये इसके ज्यादा नजदीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा 365 दिन। इसका जो सही आंसर आएगा 365 दिन आएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोड में पाए जाने वाले मेंटल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पृथ्वी के मेंटल वाला क्षेत्र जो है, क्रोड जो वाला जो क्षेत्र है, उसके मेटल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसमें यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निकेल और लोहा। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला जो क्षेत्र है आपका क्रोड, जिसको कहा जाता है, क्रोड वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा निकेल और लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, और ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपना कार्यकाल संभाल सकते हैं? तो केवल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तो इसमें आ जाएगा आपका सी, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक ये लोग अपने कार्यकाल पर रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष तक, सॉरी 5 वर्ष नहीं आएगा इसमें, ठीक है, केवल 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के एक सदन में किसको अध्यक्षता करने का अधिकार है? संसद के एक सदन में किसको अध्यक्षता करने का अधिकार है, पर वोट डालने का नहीं, पर वोट डालने का नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते और ना ही उनके द्वारा वोट डाली जाती है, उनको वोट डालने का राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? यानी कि जो है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, तो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी आपके उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, और आर वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे ये, और उसके बाद ये एक बार चुनाव हार गए थे राष्ट्रपति का। इसके बाद दूसरी बार निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वह भारत का कौन सा प्रथम प्रधानमंत्री था जो अपने राजनीतिक भविष्य में कभी भी कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा था? यानी कांग्रेस पार्टी से कौन सा नेता नहीं जुड़ा था, निम्नलिखित में से देखना है आपको। चौधरी चरण सिंह ये भी जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर भी जुड़े हुए थे, देवगौड़ा भी जुड़े हुए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। अधिकतम 6 माह के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति का दोबारा से चुनाव करा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? संघीय सूची में शामिल कौन सा विषय नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। तो संघीय सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? देखिए, आणविक ऊर्जा ये भी आपका केंद्र का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी केंद्र का विषय है, डाक तार भी केंद्र का विषय है, जबकि स्वास्थ्य और सफाई का जो काम होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो ये राज्य सूची का विषय है, सफाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आणविक शक्ति आपकी केंद्र का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी केंद्र का विषय है, डाक और तार भी आपका केंद्र का विषय है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार अस्तित्व में आती है? तो संसद के द्वारा, संसद ही जो है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 315 में कहा गया कि राज्यसभा यानी कि जो संसद में होती है, राज्यसभा किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त जो है अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे सकती है या उसका समाप्त कर सकती है। तो आर्टिकल 315 में कहा गया है, तो संसद को ये अधिकार है, यानी कि आपका राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा आपका जमा पूंजी, उसको जमा पूंजी कहा जाता है, उसको कहा जाएगा जमा पूंजी। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस भूमिका को देखते हुए हुई थी? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और हमने जो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान जो लिया है वो रूस के संविधान या सोवियत संघ के संविधान से लिया है, सोवियत संघ या रूस के संविधान से ये प्रक्रिया हमने ली थी। ठीक, वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है।
वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया है। 2017 के बाद कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 थी। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है। इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा ग्रामीण क्षेत्रों का। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का रहेगा इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों का। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा ये इसमें आपको बताना है। तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बादलों की दिशा। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति को नापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहा जाता है। नेफोस्कोप इसको कहा जाएगा। तो सी आंसर आपका सही रहेगा, सी आंसर सही होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है इसमें ये आपको बताना है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडिला। तो कैंडिला रहेगा इसका सही आंसर, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। कैंडिला ज्योति तीव्रता को मापने जो है का मात्रक होता है। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार जो दिया जाता है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये इसमें आपको बताना है। तो गोल्डमैन जो पुरस्कार दिया जाता है वो पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यावरण की सुरक्षा या पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस खेल के साथ लेट शब्द का संबंध है? यानी कि लेट शब्द जो है किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। बैडमिंटन के क्षेत्र में आपका लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी जो है आपकी ये क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट से संबंधित है और ये एक जो है भारत की एक राष्ट्रीय ट्रॉफी को कहा जाता है रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी। ठीक है, ये भारत में एक जो है भारत की राष्ट्रीय ट्रॉफी है जो क्रिकेट के क्षेत्र में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं के रचयिता निम्न में से कौन है? यानी कि मेरी 51 कविताएं, ठीक है, ये आपकी जो है किसकी, मेरी 51 कविताएं निम्न में से, मेरी 51 के रचयिता, अच्छा मेरी 51 जो कविताएं हैं ये जो आपकी पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये पुस्तक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये पुस्तक है, एक मिनट, नहीं, ये पुस्तक रहेगी आपकी किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की ही एक पुस्तक और है राजनीति की रपटीली राहें, और एक है आपकी मेरी 51 कविताएं। ठीक है, ये दोनों की दोनों किसकी हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है आपकी कौन सी? मेरी 51 कविताएं। अगला क्वेश्चन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वे हैं आपके आर वेंकट रमन इसके लेखक हैं। आर वेंकट रमन इसके लेखक हैं। इसके माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो लेखक रहे हैं वे आर वेंकट रमन हैं। इसके अलावा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है आपका देहरादून में स्थित है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय है ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बेल्जियम को कॉकपिट कहा जाता है। कहां का? यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है किसको? बेल्जियम को। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक अमीर देशों में इसकी गणना की जाती है। किसकी? बेल्जियम की। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? यानी कि यकृत में कौन सा जो है विटामिन संचित नहीं किया जा सकता? तो विटामिन डी जो आपका सूर्य से प्राप्त होता है, विटामिन डी जो है इसको यकृत में संचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन के की कमी से। स्कर्वी रोग हो जाता है आपका विटामिन के की कमी से। इसके अलावा रक्तचाप, एक मिनट, गलत, विटामिन के नहीं, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से।
विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्त्राव, ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, ठीक है, रक्त का थक्का बनना, ये आएगा आपका डी। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से जो होगा तपेदिक होता है, बैक्टीरिया से आपका तपेदिक रोग होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? यानी कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो जल में घुलनशील है आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका जल में घुलता है, ठीक है। ए नहीं है, ई नहीं है और ना ही डी है। इसके अलावा सी रहेगा आपका, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो इंसुलिन, इंसुलिन रसायन जो है ये आपका जल में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपके, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके कंप्यूटर के हैं, ठीक है। और इनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके शामिल किए गए हैं, और जो है आपका 2021 से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन का है आपका कंप्यूटर का ही आपका, खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो वेब पेज का कोड जो लिखा जाता है वो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर लिखा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर लिखा जाता है क्या? आपका वेब पेज का कोड। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांजिशन या ट्रांसमिशन का उदाहरण है? टेलीफोन जो है आपका ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का उदाहरण है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स, इसके बाद खाली स्थान किस्म का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स का सिस्टम है, यानी कि लाइनेक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हों, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक किया जाता है? तो कौन सा प्रोसेस चेक किया जाता है? इसमें क्या जाएगा? बूटिंग प्रोसेस को चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो कौन करता है ये काम आपका? ये करेगा असेंबलर, ठीक है। कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबलर के द्वारा किया जाता है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 96, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में आपका यूनिक्स का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। खाली स्थान, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आएगा डिबगिंग जो है आपकी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना खाली स्थान संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है, संख्या को प्रदर्शित करता है। द्विआधारित कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना एक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो एक संख्या को प्रदर्शित करेगा ये आपका बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? यानी कि प्रोग्राम स्थापित करने के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा स्थापित की गई थी? तो की गई थी आपकी प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि प्रोटोकॉल। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो प्रोटोकॉल सबसे पहली भाषा है, ठीक है। तो ये आज के आपके जो है दिल्ली पुलिस के, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं आपको, ठीक है, और लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, ठीक है। तो 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम हैं, 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपके कंप्यूटर और जीके के, ठीक है, इसमें लगभग आपके 60 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, 60 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आपके, यानी कि 50 क्वेश्चन की जीके आएगी और लगभग 10 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन जो है आपके ये होंगे आपके कंप्यूटर के, ठीक है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो आपके 100 में से जो है 60 क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके लगभग, ये मान लो कि जीके के, ठीक है, जीके और कंप्यूटर के।
और 40 क्वेश्चन में आपकी जो है रीजनिंग और मैथ रहेगी। इसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, इसके अलावा फिर मैथ रहेगा आपका। यानी कि 40 में से ये मान के चलिए कम से कम 20 या 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास रहेंगे आपके रीजनिंग के, और 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें मैथ के, ठीक है, जो इसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, और इसके बाद दूसरा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो आपका कल करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी जो है संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार। टाइम